मैं बहुत ही विनम्रता के साथ डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा सर से निवेदन करूंगा कि आज इस परिचर्चा पर हम सभी को करीब 25 मिनट का आपके लिए समय निर्धारित किया गया है। समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी विलम्ब चल रहे हैं। तो आप इस विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए हमारे जितने श्रोता, जितने भाषा चिंतक जुड़े हुए हैं, आप सभी का ज्ञान वर्धक करें। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। और मैं इस मंच से, जो कि ये बहुत विशेष मंच है, जैसा कि अभी आरंभ के स्वागत वक्तव्य में श्रीमान अमन त्यागी जी ने भी इसकी पृष्ठभूमि के भी बारे में बताया और बताया कि हम जिस तरीके के युग में प्रवेश कर रहे हैं उसमें समावेशी साहित्य के युग का क्या कुछ महत्व रहेगा, और इसके भविष्य की ओर से ऐसा प्रकाश डाला है जो कि उसका प्रकाश मुझे भविष्य की ओर लेकर चलेगा। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं आदरणीय अखिलेश निगम सर का, अमन त्यागी सर का, अशोक जी का, मंगलेश जी का और हमारे संचालक उमेश जी का, और साथ में आभासी माध्यम से जुड़े हुए जितने भी हमारे साहित्य और भाषा प्रेमी हैं, साथ ही एक अनुवाद प्रेमी भी हैं अवस्थी सर, उनका भी मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने श्रोताओं के आपके बीच में। मैं ये चूंकि प्रथम एक संगोष्ठी होगी और इस आधिकारिक रूप में प्रथम संगोष्ठी में आने का जो विषय तय किया गया था साहित्यिक संदर्भ में, हम जिस युग में जा रहे हैं, क्योंकि अनेक तरीके की साहित्यिक विधाओं, उमेश जी ने आरंभ में ही बताया कि हम एक लंबे समय में साहित्य के दौर में गुजरे हैं, और इस दौर में जैसे जैसे चीजें हुई हैं, आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, रीतिकाल हो या आधुनिक काल हो, वैश्विक संदर्भ हो या भारतीय संदर्भ हो, साहित्य का प्रभाव जिस तरीके का एक अनुपम व्योम है, बहुत व्यापक व्योम है, इस पूरे व्योम को जिस तरीके की रचनात्मकता से गढ़ा गया है, इसमें अलग तरीके की एक अंतर्भाव पैदा होते हैं। वही अंतर्भाव जो एक लंबे काल में चले आ रहे हैं, स्वाभाविक है कि इसका वर्गीकरण होगा ही, और हुआ भी। इतिहास की तरफ हम जब मुड़ते हैं तो अनेक साहित्यिक रचनाओं का तारतम्यता हमें दिखती है, तमाम विधाएं हैं, तमाम ऐसा वृहद स्वरूप होता है साहित्य का, तो जिसमें बोली, भाषा, साहित्य का जो एक अनुपम एक कह लें कि ऐसा, मतलब कविताओं हो, चाहे प्रगतिवादी हो, चाहे छायावादी हो, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, इन सब पूरी श्रृंखला की जो एक ऐसी व्युत्पत्ति होती रही है लगातार, और जो उसका एक उपादेयता रही है, उस उपादेयता के लिए हम सब पाठक भी ऋणी हैं, और उन लेखकों ने भी एक निर्मिति का वो स्वरूप दिया है जो दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मैं एक दिन उमेश जी से बात भी कर रहा था, और राजीव जी भी जुड़े हुए, उनसे भी कह रहा था कि साहित्य सिर्फ रचना नहीं है, वो इतनी बड़ी अलग ऐसी उत्पत्ति है जिसका लोक में अनंत काल तक की उसका योगदान रहेगा। तो साहित्य फिर अगर इतना तरीके से अगर लोक में स्थापित चीज है तो उसका विश्वव्यापी योगदान रहता है। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए कि जितनी भी रचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो चुका है। अब वो आदान प्रदान जितनी विविधता रखता है, जितना नवाचार रखता है, उनको परंपराओं से भी साथ में लेकर चलता है, कृत्रिम चीजों को भी लेकर चलता है, तो ऐसी रचनाओं की जो एक श्रृंखला बहती है, उस पूरी धारा को या इस नदी को जिस तरीके की साहित्य के क्रम में हम लोग देखते हैं, तो लगातार उसमें एक भाव भी दिखता है, क्रांति भी दिखती है, एक स्वरूप भी दिखता है, परिस्थिति की भी दिखती है। और ऐसी परिस्थिति जो लगातार जो है चलती चली आ रही है, तो इस पर एक कई बार ये भी लगता है कि हम समावेशी साहित्य को फिर क्यों रच रहे हैं, इसकी फिर आखिर क्या आवश्यकता हुई। तो ये आवश्यकता होना एक, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई प्रश्न है, बल्कि ये प्रश्न नहीं, बल्कि ये परिस्थिति है। तो प्रश्न के रूप में यदि हम इसे लेंगे तो मुझे लग रहा है, ठीक मेरा मतलब मानना है कि प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि इसको परिस्थिति के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि साहित्य की लंबी समय श्रृंखला में जहां पर हमारी संरचना तैयार हो रही है, वो एक संयुक्त कार्य है, क्योंकि लोगों ने दिया है, लोगों ने अपना जीवन दिया है। और आज जब हम 21वीं सदी में जिस तरीके से साहित्यिक संदर्भ में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस कालखंड को एक साहित्य वृत्ति जैसे कि बनती चली आ रही है, उसमें आखिर हम कहाँ तक की जाएं। रचनात्मकता है, उसकी एक परिपाटी है, उस परिपाटी में जिस तरीके से लाना है, हमको स्थापन करना है, ये भी तो एक लोक कार्य है। तो जिस लोक कार्य को हम इतना वृहद समृद्ध समझ रहे हैं, बल्कि लोक कार्य ही विश्व का सबसे व्यापक कार्य हो सकता है। तो व्यापक कार्य कर कौन रहा, साधन है हमारे पास, साहित्य है। और भारतीय साहित्य के संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जहां पर उसके तात्पर्य को समझना, उसके वृहद होने का संदर्भ अलग तरीके का है, चाहे वो
प्राचीन काल की ओर भी अगर हम देखते हैं तो चाहे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और उसके बाद में फिर अन्य उनके संदर्भों की भी बात करें, ये सारा सब इतना ज्यादा है। तो एक तरफ ये हो गया साहित्य की दूसरी धारा में, अगर हम और आते हैं तो उसमें भाषाओं का भी एक अलग तरीके का समानांतर नदियां बहती हैं। जैसे हमारी बड़ी नदियां होती हैं, उनसे छोटी नदियां निकलती हैं और साथ साथ अन्य तरीके की संरचनाएं होती हैं। तो इसमें साहित्य से दूर नहीं जा सकते, वो चाहे उसका व्याकरणिक क्षेत्र हो, चाहे भाषाई क्षेत्र हो, बोलियों के साहित्य हो, तो छोटे छोटे जो पड़ाव आते रहे उन सब ने भी संरचनाएं वैसे की। आधुनिक संदर्भ में जिस दायरे में आजकल हम लोग खड़े हुए हैं 21वीं सदी में, यहाँ पर इसके हिंदी साहित्य के दो तरीके या भाषा के साथ में, एक तो व्यवहारिक और व्याकरणिक संदर्भ, उसमें शासकीय और अन्य चीजें भी शामिल हैं, और दूसरा व्यवसायिक, क्योंकि हिंदी साहित्य में व्यवसायिक संदर्भ की भी बातें बहुत कम होती हैं। तीसरी तरफ अगर मुड़कर देखते हैं तो एक और भी चीज दिखती है कि क्षेत्रीय भाषाओं का भी जो हिंदी का तालमेल है, क्योंकि हिंदी मात्र एक खड़ी बोली तक ही नहीं सीमित है, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं के साथ में उसकी नदी प्रवाहमान होती है। और वो भाषा भी जिस समय हिंदी की राजभाषा, राष्ट्रभाषा का संदर्भ भी लिया गया था, तो एक अलग तरीके का इसमें व्योम दिखता रहता है। और इसमें जिस तरीके के ऋतुएं आती हैं, हमें भी ऋतुएं आती हुई दिखती हैं। ये सारी ऋतुएं हिंदी का एक सर्वांगीण विकास लगातार करती रही। आज 21वीं सदी में भी इन योजनाओं के साथ में अगर देखा जाए, अगर हम कि जितनी भी ये ऋतुएं आई हैं, इन सबके लिए योजनाएं भी बनी, सहयोग भी मिला, शोध भी हुए और विमर्श भी पड़े। लेकिन धीरे धीरे ये सारा सब कुछ जैसा कि 21वीं सदी में आए, तो 21वीं सदी एक अलग तरीके की सदी भी मानी गई। वो तकनीकी रूप में भी, मानव के व्यवहार और विकास का भी जो हुआ, यहाँ तक कि सोच का भी, मनोविज्ञान का, सोच का संदर्भ में मनोविज्ञान से भी जोड़ूंगा। केवल ऐसा नहीं कि हमारे थॉट प्रोसेस में कोई अंतर है, ऐसा नहीं है। हमारे विचार की कोई, सोचने में कोई ऐसी परिस्थितिवश कोई गलती नहीं है, लेकिन वो परिस्थितियां जैसे बनती चली आ रही हैं, और उसका एक महत्वपूर्ण कालखंड जब हम देखते हैं तो इन साहित्य पर भी पड़ा, और वो था जो हम 90 का दशक बताया गया, निजीकरण, एलपीजी जिसको हम लोग जानते हैं, निजीकरण का। और इस निजीकरण का, व्यवसायिक युग का जो प्रभाव पड़ा है, उसको अगर रेखांकित किया जाए तो बहुत अलग अलग तरीके से हुआ, क्योंकि हम सक्षम हुए कई चीजों में। वो सक्षम हुए तो हम आगे बढ़ते चले गए, अंतर अनुशासनिक भी हुए, पठन पाठन की भी बहुत सी चीजें जो है अंतर अनुशासनिक हुई। हिंदी के भी क्षेत्र में, चूंकि हम लोग अकादमिक क्षेत्र में हैं, तो अक्सर देखते हैं कि उसके अंतर अनुशासनिक आयाम बहुत बड़े, और इन अंतर अनुशासनिक चीजों ने नवाचार बहुत बढ़ाया। साहित्य में भी नवाचार की एक अलग तरीके की श्रृंखला बढ़ती चली गई, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, या साहित्य की क्षमता के अनुसार कोई भी ऐसा। तो ऐसे में साहित्य जो नए तरीके से जो नवाचारी हो रहा था, तो वो अग्रणी भाव में आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जैसा कि हमारे साहित्य चिंतक जो आज भी मंच में जुड़े हुए हैं, इनसे सभी लोगों से जब पूर्व में भी चर्चा होती है, तो साहित्य अग्रणी भाव में आए, समाज के लिए कुछ कर सके। हम समाज की जो एक डोर बंधी हुई है साहित्य के लोगों के साथ में, वो बहुत प्राचीन समय से भी कहा चला गया है, इसीलिए कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। और वो दर्पण जो समाज से, मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे अलग तरीके की परिस्थिति में जा रहा है, क्योंकि समाज से जो भाव है, जिस भाव में साहित्य हमें स्थापित लाता है, वो भाव ही छूट रहा है धीरे धीरे। तो हमारे साधन, हमारी भाषाएं, हमारा साहित्य, हमारा जो पूरा कुल मंच है, वो किस ओर जा रहा है, ये एक चिंतन होता है। शायद इसी चिंतन को माननीय अखिलेश निगम जी जब अपनी बात रखते हैं, अपने लेख में भी बात रखते हैं, वो लेख हम सबके बीच में उपलब्ध भी है। जिन लोगों को नहीं उपलब्ध है तो उसे वो हमारे ब्लॉग वगैरह के माध्यम से भी और उसे प्रसारित भी किया जाएगा कि ऐसे समावेशी साहित्य की सारगर्भिता आखिर क्यों लाई जाए। साहित्य को तो प्रवाहमान है, वो चला आ रहा है, लेकिन मानव संवेदना की जो हमारी 21वीं सदी का, खासकर 1990 के बाद का युग, जिसे माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो 95 से 2010 तक की, वो 10 तक की इसलिए कि 2000 तक की तो उसे स्थापित ही किया गया, और एक दशक तक की उसका निवेश देखा गया कि आखिर ये निवेश क्या कर रहा है। ये कई जगह पर जा रहा था, पूंजी के उसमें जा रहा था, संवर्धन के उसमें जा रहा था, और रचनात्मकता के लिए भी जा रहा था। मैं साहित्य को अगर देखूंगा तो कई व्योम से देखूंगा। साहित्य लिखा गया तो उस साहित्य का दूसरा रूपांतरण भी हुआ।
अनुवाद हुए, फिल्म बनी, गीत लिखे गए, उनका गीतों का भी एक रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण हुआ। यहाँ तक कि इस दौर में ही सबसे ज्यादा गीतों का एक दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा लोकव्यापीकरण किया गया। ये जो लोकव्यापीकरण किया जा रहा था, तो इससे वही फिर प्रश्न एक छोटा सा आता है कि इससे हमें और समृद्ध होना चाहिए था, इससे एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए था, क्योंकि साहित्य की अब एक योजनाबद्ध तरीके से नए युग में शुरुआत होनी चाहिए। ये यहाँ पे एक विमर्श होना चाहिए। तो उसमें विमर्श में जबकि साहित्य के बजाय अन्य विमर्श शुरू हो गए, क्योंकि जिस हमारे पास में निजीकरण और व्यापककरण का जो प्रभाव दिखा, तो उसमें नए नए विमर्श शुरू हो गए। साहित्य में उन विमर्शों का भी आना शुरू हो गया, और यहाँ तक कि तकनीकी का भी जिस तरीके का प्रभाव पड़ा, तकनीकी के प्रभाव से साहित्य प्रभावित होने लगा और उनकी भी चिंताएं इधर आने लगी। परिणाम स्वरूप हमें यह देखने को मिलता है कि एक बड़ा व्यापक अंतराल दिखा, तो जिसमें साहित्य अग्रणी भूमिका में आना चाहिए था, मगर वो आते हुए दिखा नहीं। ये चिंता ये एक समावेशी साहित्य की ओर बढ़ाता है, जहां पर हमें एक ऐसा कह सकते हैं कि उसकी सारगर्भिता को हमें अलग तरीके से देता है। एक चिंतन, एक व्यापक तरीके की जो अंतर्भाव को प्रकट करता है, उस अंतर्भाव से एक बेचैनी भी होती है कि आखिर हम किस युग में जी रहे हैं, जहां पर संसाधनों की बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। संसाधन के अलावा हमारे साथ में साहित्य जिस तरीके के रूप में विकसित होना शुरू हो गया, उसका प्रकाशन, उसका प्रसार, उसकी अंतर्वस्तु का एकदम जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर अन्य माध्यमों के द्वारा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। मंच, पैसा, सब कुछ उपलब्ध होने लगा। साहित्य के लोग अब उस तरीके के आर्थिक रूप से भी क्षमता में बहुत ज्यादा संवर्धन होने लगे। एक साहित्य को मैं उस शब्द को क्षमा के साथ कहूंगा कि उत्पाद के रूप में ले लिया गया। 90 के दशक में उत्पाद के भी रूप में लिया गया, और इसीलिए बड़े बड़े लोग जो है अपने साहित्य के प्रकाशन को इस भी गिनती में लाने लगे कि वो कितना प्रभावी है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है, बल्कि वो कितनी मात्रा में बिक गया उस पर है। बेस्ट बुक अवार्ड की बजाय जो है बेस्ट सेलर अवार्ड होने लगे, लोग उस पर फोकस करने लगे। ये मेरा मानना है कि कुछ द्वंद के विषय थे, जिनमें जो है उस दौर में एक अलग तरीके की रूपरेखा चालू करी गई, और उसमें दौड़ में लोग आने लगे। उसके पीछे नहीं जाऊंगा कि हाँ उसके पीछे क्या चल रहा था, साहित्य कैसे बिक रहा था, और एक तरफ आलोचना की एक छोटी सी बात रखूंगा कि साहित्य का जो बहुत एक तौहीन भी करी गई कि साहित्य जो है किलो के भाव में बिक रहा है, खासकर दिल्ली के लोग बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, पूरे विश्व स्तर पर। वो एक अलग तरीके की हमें लगता है कि एक समीक्षा का प्रश्न था, जिसको हमें प्रभाव या संकल्पनाओं के तौर पर देखना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर इस सब पूरी जो प्रश्न है, जो द्वंद है, इसको समकालीन संदर्भों में कैसे जोड़ा जाए। जो साहित्य पठन पाठन की एक वृत्ति का निर्माण करता था, जो साहित्य किसी दुख सुख के समायोजन में एक हिस्सा लेता था, हमारे पारिवारिक मूल्यों और या कह लें कि हमारी बोध और जितनी जागृति की संकल्पनाएं थी, उसका असर आता था मानव चेतना पर या हमारे चित्त पर। जिस तरीके की साहित्यिक असर आता था, वो एक संभ्रम में आ गया। तो मैं उस चिंतन की ओर बढ़ना चाहूंगा कि साहित्य के समावेशी होने की जो स्थिति बनी, वो यहीं से शायद बनना आरंभ हुई। मैं खुद इसको, चूंकि निगम जी के लेख और अमन त्यागी जी से जब कई बार चर्चाएं हुई, हम सब पूर्व में इसकी चर्चा कर भी चुके हैं ऑनलाइन माध्यम से, मुझे लग रहा है कि जब हम लोग साक्षात रूप में भी कभी संगोष्ठी करेंगे, तो वो और भी ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति में कुछ चिंतन निकाल कर लाएंगे। इनसे जो कुछ निकल कर आया, तो उनकी बेचैनी उनके लेख में दिखती है कि हाँ, हम जिस युग में खासकर 2010 के अनेक जो रचनात्मक कार्य हो रहे हैं, इनमें कम से कम जिस तरीके की संवेदना है उसको लाया जाए, और ये जो बिखरता हुआ एक तरीके का युग है, इसको एक समाहित किया जाए। क्योंकि इसमें क्या है कि वैश्विक स्तर का साहित्य, भारतीय साहित्य और हिंदी साहित्य, क्योंकि हम तीनों को इसलिए ले रहे हैं, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि भाषाओं के अनुवाद बहुत सरल हो गए हैं तकनीकी के भी माध्यम से, और आजकल तो फिर अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी आ गई है। तो ऐसे में इसलिए मैं बाकी चीजें कह रहा हूँ, सिर्फ हिंदी नहीं, क्योंकि हिंदी बतौर माध्यम भी इस्तेमाल होता है, और हिंदी एक हमारी भाषा बोली, और बल्कि ये कह लें कि साहित्य के प्रवाह की एक जननी के रूप में भी दे सकते हैं। तो हमारे तमाम मंचों पर हिंदी का एक व्यापक स्वरूप देखने को मिल जाता है। ये हमारे नए नवाचारों का भी एक था कि जब हम साधन के रूप में भाषा को या साहित्य को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में पूरे साहित्यिक पूरे विमर्श को एक अनुष्ठान बनाना, एक युग के रूप में निर्मित करना, अन्यथा ये
नए संकल्पनाओं में बिखर जाएगा, ये तय है। और हमारे साहित्यकारों की जो चिंता थी कि हमें इसे समावेशी युग में रखना चाहिए, यानी जितने भी अंतर्भाव हैं उनको एक जगह पर एकत्रित करके लाना और उनको रेखांकित करना। ये इसलिए जो है इस बात की सारगर्भिता रखता है कि ये हमारी चेतना को, हमारे सब जो साहित्यिक और सामाजिक प्रभाव हुए हैं, हालांकि उसमें राजनीतिक भी प्रभाव हुए हैं, ऐसे मेरी एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरी एक छोटी सी बात है कि राजनीतिक संकल्पनाओं से भी जो है हिंदी साहित्य के ऊपर या हिंदी पूरी परिपाटी के ऊपर संकल्पनाओं का एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ा है। इन सब में एक पुंज जलाना, एक प्रेरणा पुंज की तरह से ही निर्मित करना, ये समावेशी साहित्य का निर्माण करना उसी सृजनात्मकता का एक पर्याय है। हालांकि देखा जाए तो जितनी भी इसकी पूरी जो एक बाजार तैयार हुआ था एक इस युग में, उसमें तकनीक तैयार हुई थी, उसमें विविध तरीके की जो है कुछ ऐसा निर्मित हो रहा था, उसमें कुछ निर्मित भी हो रहा था, कुछ छीण भी हो रहा था, कुछ तमाम समाज की एक उत्पत्तियां भी थी, लेकिन उन सबको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता थी। और उस पुनर्स्थापना के लिए ये जरूरी था कि हम पश्चिम की देखा देखी की बजाय अपने समाज को, यानी भारतीय समाज को देखकर उसको हम फिर से एक रूप दें, क्योंकि पश्चिम की आपाधापी और उनके साहित्यिक जो उपक्रम है उनमें एक सुसंगत चीज नहीं दिखती। इसलिए जरूरी था कि हम ऐसे समावेशी साहित्य की निर्मिति करें जहां पर वैज्ञानिक रूप हो, वैज्ञानिक समरसता हो, और वैज्ञानिक समरसता का संदर्भ यहाँ पर समाज के विश्लेषण का भी है, सहज भाव का भी है, और एक ऐसा सृजनात्मक मानव मूल्य का एक सेतु तैयार कर देना जो साहित्य की संकल्पनाओं से जिस तरीके से ओतप्रोत होगा, वो नई विधा के रूप में जाना जाएगा। वो समावेशी साहित्य ऐसे युग का निर्माण करेगा जो कि ज्ञान की समझ को तो विकसित करेगा ही, साथ ही साथ भावनाओं का भी विकास करेगा। हम इतने युग में जी रहे हैं, एक रिपोर्ट भी ये बताती है कि भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी अन्य लोग जो होंगे वो तनाव में होंगे, वो त्रासद में होंगे, वो मानवीय मनोविज्ञान की तमाम यातना में होंगे। ये रिपोर्ट कह रही है कि 21वीं सदी हम तनाव में होंगे। तब ऐसे में साहित्य की भी एक कहने की जिम्मेदारी है कि वो तनाव मुक्त वातावरण कैसे तैयार करे। वो समावेशी साहित्य ही ऐसा एकीकृत समाज बना सकता है जिसकी समझ से आदान प्रदान भी होगा, विचारों का एकीकरण भी होगा, प्राचीन और नव निर्मित साहित्यों के बीच में एक ऐसा सेतु पड़ेगा जो सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके का एक नैतिक संकट भी वैश्विक परिस्थिति में आके खड़ा हुआ है, ये नैतिक संकट सिर्फ लेखन का ही नहीं है, ये समाज में जीवन का है, मूल्यों का है, और हमारी भाषा और संचार की शैली का भी। क्योंकि भाषा संचार शैली इसलिए कहूंगा कि हम संचार के भी लोग तमाम भाषाओं को स्वीकृत अस्वीकृत और बहुत कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि विध्वंस भी करते हैं भाषा का। कभी 90 के दशक में एक बार ये भी कहा जाता था कि यदि हम भाषा के स्तर पर ज्यादा मिश्रित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और अंग्रेजी और हिंदी के जब शब्दों का आए तो बल्कि आजकल की यही कहते हैं ना, बात करते करते कहते हैं हिंदी में बोलेंगे, लेकिन तब भी वो बीच में ये बोल देंगे यू नो, आप जानते ही होंगे। तो ऐसी भाषा से जो विध्वंस हुआ है उसका भी हम संचार में जिस तरीके से स्वीकार्यता बढ़ाई गई थी, वो स्वीकार्यता को समाप्त भी करना पड़ेगा। ऐसी स्वीकार्यता नहीं, एक विभाजन रेखा भी खींची जाएगी कि अंग्रेजी का स्थापत्य अंग्रेजी की तरह रहेगा, हिंदी की तरह से रहेगा। साहित्यिक रचना में बहुत ही मर्यादा के तरीके से एक संकलन होगा। ये जो संकलन होगा, ये जो निर्माण होगा, ये साहित्य को सहेजने का, साहित्य की भूमिका को और साहित्य के मर्म को कह लें जीवित रखेगा। इसलिए साहित्य की पूरी सारगर्भिता को समावेशी साहित्य ही या यह युग निर्मित करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हमारी सांस्कृतिक समझ आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए रखना बहुत अनिवार्य और नितांत एक तरीके से कल्पना ऐसी करना होगा जिससे लगातार हमें संतोषजनक कार्य करना होगा। ऐसी संकल्पना के साथ जो इस समावेशी साहित्य युग का निर्माण किया जा रहा है, उसमें हम सबको इसी भाव के साथ आना होगा। हम सब एक नाव में उसी तरह सहभागी हैं, उस यात्रा में हैं, इस समावेशी युग में अपने एक अल्प जीवन में, क्योंकि काल जितने जीवन काल होते हैं उसमें हम अपनी
टीका को वैसा ही मूल्यपरक बना सकें, इस कामना के साथ मैं समझता हूँ कि समावेशी साहित्य का सार्वग्रिकता को समझा जा सकता है और अपने योगदान को आगे बढ़ाए जाने का एक मार्ग जो निकलेगा, वो हँसता-खेलता, बढ़ता और साहित्य को सृजित करता, वो भी प्रसन्नता के भाव में होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी जितनी भावनाएँ थी, उन भावनाओं में हमारे चिंतक जो हैं या जिन लोगों ने इसकी मूल रचना करी है, उनका भाव प्रकट हुआ है। शेष हम सब सतत इस चीज को और समझेंगे, साहित्यिक समझ को बढ़ाएंगे, विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, एक ऐसी साहित्यिक आनंद की संस्कृति का निर्माण करेंगे, जहाँ से साहित्यिक संकल्पनाओं और ये समावेशी भाव का बहुत विस्तार हो सकेगा। मैं अपनी बात को और अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा और इस बात से भी रखूँगा भी कि मैं पूरे इस मंच को, हमारे चिंतकों का और स्थापत्य करने वाले सभी साहित्य प्रेमियों का साधुवाद भी करूँगा। धन्यवाद।